हम लोग शुरू करने वाले थे सीआरपीसी, जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये कहा जाए। बार बार संशोधनों की जरूरत ये सीआरपीसी में आखिर क्यों पड़ती है, इस पर बात करने की जरूरत है। क्योंकि सीआरपीसी पहली बार ये अब इनेक्ट हुई है, ऐसा तो है नहीं। हालांकि इसे सीआरपीसी कहना यह भी गलत है। अब तो इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यह कहा जाएगा। तो इसे बदलने की जरूरत ही क्यों है, या फिर इसे इनेक्ट करने की जरूरत ये क्यों पड़ गई, और पहली बार ये इनेक्ट कब हुई? तो आप देखेंगे तो 1898 तब दंड प्रक्रिया संहिता इस नाम से सीआरपीसी अमेंड की गई थी। और सीआरपीसी मीनिंग देयर बाय जो दंड विधि है, जिसे अब तक आप भारतीय दंड संहिता इस नाम से जानते रहे, और अब जिसे भारतीय न्याय संहिता इस नाम से जानते हैं, उसे लागू करने के लिए दंड न्यायालयों की जो प्रक्रिया है, उसे रेगुलराइज करने के लिए जो कानून ये बना, ये पहले आपका सीआरपीसी कहलाया, और पहली बार ये 1898 तब बना। उसके बाद इसे 1973 में ब्रॉडली अमेंड किया, और उसके बाद अब फिर इसे अमेंड किया। तो एक सबसे पहली बात तो यह पैदा होती है कि आखिर प्रक्रिया को बनाने की जरूरत क्या है, प्रक्रिया बने ही क्यों? क्योंकि जब तक यह ना समझा जाए कि कोई भी कानून इनेक्ट क्यों हो रहा है, तब तक कानून के आगे समझ में आने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम रहते हैं। आप देखेंगे कि प्रक्रिया अमेंड करने के पीछे जो कारण है, वो कारण ये है कि एक सामान्य सा सिद्धांत है कि कानून कोई इनेक्ट हो जाए, जब भी उस कानून में जो स्थिति अपराध के तौर पर चिन्हित की गई है, उस स्थिति को उत्पन्न करने का कोई प्रयत्न करेगा, तो वो कानून खुद लॉ ब्रेकर के हाथों में लिपट जाए, और कानून तोड़ने वाले को कानून तोड़ने से रोक दे, यह संभव नहीं है। ऐसा कभी होता नहीं। केवल और केवल कानून न टूटे, इसके लिए जो व्यवस्था की जा सकती है वो केवल इतनी की जा सकती है कि अगर कानून टूटेगा तो कानून तोड़ने वाले को हम सख्त सजा देंगे। इसकी व्यवस्था करके कानून को टूटने से बचाया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। केवल एक ही बात आप कर सकते हैं, लेकिन एक दिक्कत और भी है कि जब आप ये आरोप लगाएंगे किसी पर कि उसने कानून तोड़ा है और इसलिए हम उसे सख्त सजा देंगे, तो इसको सुनिश्चित करना भी आपका दायित्व होगा एज ए स्टेट, एज ए राज्य। क्योंकि जो आरोप लगा रहा है वो भी आपका नागरिक है, और जिस पर आरोप लग रहा है वो भी आपका नागरिक है, और दोनों में से किसी के
संबंध में आपके पास ये जानने का कोई उपाय नहीं कि उन दोनों में से सच कौन कह रहा है। अगर जिसे लॉ ब्रेकर कहा गया है वो लॉ ब्रेकर नहीं है और फिर भी उसे दंड मिल जाए तो ये बेहद गलत बात होगी। और अगर वो छूट जाए एक्चुअल लॉ ब्रेकर होते हुए तो भी ये बेहद गलत बात होगी। अब इन दोनों स्थितियों में ये पहचाने जाने की जरूरत है कि वाकई कानून तोड़ा भी गया, ये कानून तोड़ा नहीं गया, और दोनों पक्षों को अपनी अपनी बात कहने का समुचित अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, ये जरूरी है। और अगर आप इसमें से एक काम भी नहीं कर पाए तो समाज में अपराध के होने को यह रोका नहीं जा सकता। आप कैसे रोकेंगे? हमें तो बड़ी हंसी आया करती है। जैसे आजकल कचहरियों में मांग होती है कि साहब एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट ये बनना चाहिए, तो हम कहते चलो बन जाएगा। तो क्या जिस दिन कोई किसी एडवोकेट को नुकसान पहुंचाएगा उस दिन वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट क्या नुकसान पहुंचाने वाले के हाथों में लिपट कर उस नुकसान पहुंचाने वाले को रोक देगा? आखिर क्या हो जाएगा? कानून बहुत सारे बन जाए, इससे क्या हासिल हो रहा है? अगर उनका इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ये नहीं हो रहा है तो कानून बनने का कोई अर्थ ये हो ही नहीं सकता। आप भारतीय न्याय संहिता बना लो, आप भारतीय दंड संहिता बना लो, आप कोई संहिता बना लो, ऐसी विधियां जो किसी कार्य को अपराध घोषित कर रही हैं उस कार्य के किए जाने की दशा में दंड का प्रावधान अधिकतम यही तो कर देंगे। लेकिन समस्या तो जस की तस रहेगी, क्योंकि एक कहेगा कि संबंधित व्यक्ति ने वो काम किया है जिसके लिए उसे दंड मिलना चाहिए, और जिसके लिए दंड प्रस्तावित होगा वो ये कहेगा हमने ये काम किया ही नहीं। आखिर आप कैसे तय करेंगे? और दोनों पक्षों को अपनी बात कहने का पर्याप्त और बराबर का अवसर ये मिलना ही चाहिए। इसके बाद ही ये तय होना चाहिए कि वो दोष सिद्ध करके दंडित किए जाने का अधिकारी है या उसे दोषमुक्त ये किया जाना ये ठीक है। अच्छा चलिए, दोष मुक्ति का निर्णय पारित हो गया, ये भी ठीक है, लेकिन आपने दोष सिद्धि का निर्णय पारित कर दिया। अब एक नई समस्या, अब वो नई समस्या यह है कि दंड ये बहुत सारे सिद्धांतों पर दिया जाता है। ठीक है, उसकी ठीक है रिट्रीब्यूटिव थ्योरी है, उसकी रिफॉर्मेटिव थ्योरी है, दंड के भी अपने बहुत सारे सिद्धांत हैं। इस अभियुक्त को जिसे दोष सिद्ध होने के बाद अपराधी कहा जाए, इसे कौन सा दंड दिया जाना यह उपयुक्त होगा? भाई दंड विधि
वो तो सिर्फ इतना बताएगी कि ये व्यक्ति दोष सिद्ध होने योग्य है, ठीक है, और इतना बताएगी कि दोष सिद्ध होने पर इसे कौन सा दंड दिया जाए, ठीक है ना। ये यूं कहें, सबसे एप्रोप्रिएट बात तो यही है कि दंड विधि तो सिर्फ इतना बताएगी कि इसे कौन कौन से दंड दिए जा सकते हैं, केवल इतना ही बताएगी। लेकिन यह तय करना कि इसे कौन सा दंड दिया जाए, इसे तय करने के लिए तो साक्ष्य लेने की जरूरत पड़ेगी, यानी प्रक्रिया फिर चलाने की जरूरत पड़ेगी, तभी प्रॉपरली ये डिसाइड हो सकता है कि ये व्यक्ति जो दोष सिद्ध हो गया, इसे आखिर एप्रोप्रिएटली कौन सा दंड दिया जाए। और आप जानते हैं कि अपराध के तौर पर उन्हीं अपकृत्यों को डेजिग्नेट किया जाता है जो समाज की न्यूनतम नैतिकता इसके भी खिलाफ किए जाते हैं। हमने आपसे चर्चा की थी कि कृत्यों का एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन यह हो सकता है, और कृत्यों के एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन को अपकृत्य नाम दिया जा सकता है। इस ब्रॉड कैटेगराइजेशन को फिर सब कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, और जब आप सब कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं तो एक अपकृत्य संविदा भंग बन जाता है, एक अपकृत्य वो अपकृत्य बन जाता है जिसे आप अपकृत्य के तौर पर कानून के विद्यार्थी के रूप में जानते हैं, और एक अपकृत्य वो बनता है जिसे आप अपराध के रूप में जानते हैं। ये तीनों अलग अलग नामों से कानून की दुनिया में जाने जाते हैं, लेकिन अगर एक सामान्य व्यक्ति की भाषा में बात करें तो इन तीनों कृत्यों में से किसी को भी सुकृत्य यह नहीं कहा जा सकता, ये तीनों ही अकृत्य हैं। लेकिन इन तीनों के बीच अंतर ये भी हम लोग करते हैं जब हम लोग संविदा भंग इसे उस अपकृत्य से अलग करते हैं जिसे हम अपकृत्य के तौर पर जानते हैं। तो जो मोटा मोटा अंतर आता है वो मोटा मोटा अंतर यह होता है कि संविदा भंग में पक्षकारों के कर्तव्य उनके बीच परस्पर निर्धारित किए जाते हैं, उसमें कानून का कोई रोल नहीं होता, या यूं कहें कानून का रोल सिर्फ यहीं तक है कि वे किस प्रकार की संविदाएं नहीं कर सकते, और संविदाएं करने के लिए पक्षकारों की जो सम्मति है वो किस किस प्रकार से हासिल कर सकते हैं और किस किस प्रकार से हासिल नहीं कर सकते। इन्हीं संविदा करने की प्रक्रिया और संविदा का उद्देश्य, इसके संबंध में तो विधि निर्देश देती है, किंतु संविदा की विषय वस्तु इसके संबंध में विधि कोई निर्देश नहीं देती है। और फिर जब ऐसी संविदा के द्वारा निर्धारित कर्तव्य का भंग एक पक्षकार यह करता है तो इस पक्षकार के कृत्य को कहा अपकृत्य ही आएगा। लेकिन यह अपकृत्य उस अपकृत्य से भिन्न है जो अपकृत्य विधि द्वारा निर्धारित कर्तव्य को भंग करने से उत्पन्न होगा।
जब विधि द्वारा निर्धारित कर्तव्य यह भंग होगा तब मामला ज्यादा सीरियस होगा, और वो सीरियसनेस आपको दिखाई देगी जब आप अनुतोषों के बारे में बात करेंगे। आप देखेंगे कि संविदा भंग, इसके लिए जो अनुतोष है वो कानून में कौन से, वो कानून में जो अनुतोष दिए गए वे एक तो संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन, जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट उसके अंतर्गत होगा, और दूसरा अनुतोष जो संविदा विधि में दिया गया सेक्शन 73, यानी क्षतिपूर्ति, और वो भी कैसी, निर्धारित। जबकि दूसरी ओर वो अकृत्य जो आपने अकृत्य के तौर पर कानून की दुनिया में जाना है, जब वो अकृत्य होगा तो क्षतिपूर्ति के 3 प्रकार हो जाएंगे, विशेष, सामान्य और दंडात्मक, एग्जम्पलरी। साथ ही साथ क्षतिपूर्ति अनिर्धारित हो जाएगी, ठीक है। और शेष उपचार प्राप्त करने के दृष्टिकोण से दोनों में संविदा भंग के रूप में जो अकृत्य होगा, और यदि आपने वो अकृत्य किया जो अकृत्य के तौर पर डेजिग्नेट होता है, तो अनुतोष प्राप्त करने के लिए आपको मुकदमा दीवानी का ही संस्थित करना होगा। लेकिन अगर विधि जो कर्तव्य निर्धारित कर रही है वो कर्तव्य इस श्रेणी का है, या कर्तव्य ऐसी श्रेणी का है कि एक मनुष्य के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर उस कर्तव्य के भंग इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, या उस कर्तव्य का भंग किसी को करना ही नहीं चाहिए, अगर स्थिति यह है तो विधि द्वारा निर्धारित ऐसे कर्तव्य के भंग को कानून अपराध के तौर पर चिन्हित करता है। आपने किसी के विचारों की चोरी कर ली, चोरी है, लेकिन आपने विचारों की चोरी की तो कॉपीराइट, पेटेंट आदि कानूनों के अंतर्गत आपको क्षतिपूर्ति यह देने के लिए कहा जाएगा। क्यों? ये एक गलत काम, एक अकृत्य है तो, लेकिन ये इस श्रेणी का अकृत्य नहीं है कि इसके लिए आपको दंडित किया जाना यही एकमात्र उपचार ये शेष रह जाए। हम लोग आम जीवन में भी देखते हैं, आम जीवन में भी कुछ काम होते हैं जिनके बारे में यह कहा जाता है कि तुमने ये किया ही कैसे, और उसके लिए सिर्फ आपकी पिटाई होती है। और कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिनके लिए डांट डपट के ही काम ये चल जाता है। यही कैटेगराइजेशन ब्रॉड स्केल पर कानून की दुनिया में दिखाई देता है। जब आपने ऐसा कर्तव्य जो विधि द्वारा निर्धारित था वो भंग तो किया है, लेकिन वो ऐसा अकृत्य नहीं है जो मानव के तौर पर किसी को करना ही नहीं चाहिए, अर्थात जो मानव में निहित न्यूनतम नैतिकता, जो मिनिमम मोरालिटी है, उसका वायलेशन नहीं करता, तो ऐसे अकृत्य को कानून की दुनिया में अकृत्य कहकर उसके लिए कंपनसेशन, प्रतिकर यह दिला दिया जाता है। लेकिन जब आप ऐसा अकृत्य करते हो जो कोई करेगा ही नहीं, आपने किसी को मार डाला, आपने किसी की संपत्ति चोरी कर ली, आपने किसी की संपत्ति लूट ली,
आप लोक शांति के विरुद्ध ये काम कर रहे हो, तो आप न्यूनतम नैतिकता आदमी के तौर पर आप में जिस न्यूनतम नैतिकता को होना चाहिए, आप उसका भी प्रदर्शन नहीं कर रहे हो। अब आपके काम को अपकृत्य के साथ साथ अपराध यह भी कहा जाएगा, और अब आपको दंडित किया जाएगा, और अब आपको प्रोसिक्यूट करने की जिम्मेदारी है। सामान्यतः राज्य अपने हाथों में ले लेगा, और राज्य स्वयं इसके 3 अंग हैं। न्यायपालिका यह भी राज्य है, और कार्यपालिका यह भी राज्य है। तो राज्य स्वयं आपको प्रोसिक्यूट करेगा, और राज्य न्यायपालिका के तौर पर स्वयं आपका न्याय निर्णय करेगा। लेकिन ये होगा कैसे? और अगर ये ना हुआ तो अपराध के तौर पर जिस काम का वर्णन हुआ है वो बार बार होगा, बार बार होगा। इसलिए जरूरी है कि एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा तंत्र विकसित किया जाए जो अपराध के आरोप पर आरोपित व्यक्ति को निष्पक्ष रूप से विचारित किए जाने में समर्थ हो, ताकि जो आरोपित व्यक्ति है उसके मन में भी ये भाव ना आए कि हमें वृथा दोष सिद्ध कर दिया गया, और साथ ही साथ इस व्यक्ति का सम्यक विचारण, यानी दोनों पक्षों को भली प्रकार अपनी बात कहने का अवसर यह मिले। इसके लिए एक तंत्र को विकसित किया जाना यह जरूरी है। मीनिंग देयर बाय, अगर केवल सारभूत विधि मीनिंग देयर बाय अधिकार, कर्तव्य, दायित्व, योग्यताएं, निर्योग्यताएं, इन सबको परिभाषित करने वाली विधियों को अधिनियमित भी कर दिया जाए। आप ये लिख भी दें कि जो हत्या करेगा उसे फांसी मिलेगी या आजीवन कारावास, लेकिन फिर भी हत्या रुकेगी नहीं। हत्या रुकेगी तब जब वाकई जिसने हत्या की है उसे फांसी या आजीवन कारावास मिले। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हत्या रुकेगी नहीं। और अगर निर्दोष को फांसी या आजीवन कारावास मिल गया तो भी उसके परिवार के लोगों में एक विद्रोह यह देखा जाएगा, और समाज की जो शांति है ये खत्म हो जाएगी। और आपने जो दंड विधि बनाई है वो बनाई इसीलिए कि सामाजिक शांति को सुनिश्चित किया जा सके। तो आपने देखा कि दंड ये भी बहुत सारे हैं, ठीक है, क्योंकि गलत काम बहुत सारे हैं, यानी अपकृत्य बहुत सारे हैं, इसलिए अपकृत्यों की प्रकृति के मुताबिक, ठीक है, दंड इनकी व्यवस्थाएं या अनुतोष इनकी व्यवस्थाएं ये भी की गई। अब सवाल यह है, व्यक्ति दोष सिद्ध हो गया, कौन सा दंड दे? दोष सिद्ध कैसे कर? इसका मतलब यह हुआ कि बिना तंत्र के विकास के केवल सबस्टेंटिव लॉ इनेक्ट कर लेने से समाज की शांति को सुरक्षित नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रक्रिया विधि अधिनियमित की जाती है। दिस इज द रीजन why the procedure has been made by the state,
ये प्रक्रिया की विधियां, चाहे सीआरपीसी हो, जिसे आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कह रहे हैं, और चाहे आपकी सीपीसी हो, इसका अधिनियमन इसीलिए होता है कि इसके अभाव में जो सारभूत विधि है, अर्थात जो अधिकार कर्तव्य दायित्व को उत्पन्न करती हैं, परिभाषित करती हैं, उनका कोई अर्थ होगा ही नहीं, और वे अपने द्वारा वांछित परिणाम ये समाज में उत्पन्न कर ही नहीं सकेंगे। इसलिए पहली बार 1898 में दंड न्यायालयों की प्रक्रिया, इसको विनियमित करने के उद्देश्य से सीआरपीसी ये अमेंड हुई, इनेक्ट हुई, और 1973 में ये विस्तृत तौर पर संशोधित की गई। सवाल है संशोधन, इसकी जरूरत क्यों? क्योंकि एक बार इनेक्ट हो गई तो उसमें संशोधन की जरूरत क्यों? तो समय के साथ बहुत सारी चीजें ये आ जाती हैं, लेकिन अगर प्रक्रिया विधि में उन चीजों को स्थान न मिले तो मामलों का सम्यक न्याय निर्णयन नहीं हो सकता। जैसे आप देखें सेक्शन 57 1973 की सीआरपीसी, इसमें भी है, और सेक्शन 57 भले ही ना हो, लेकिन 57 में जो कुछ लिखा है ये आपका 1898 की सीआरपीसी आप उठाओगे, वहां भी लिखा मिल जाएगा। ठीक है, सेक्शन 57 सीआरपीसी जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से पूर्व थी, ठीक है, उसमें क्या लिखा है कि यदि व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, यदि किसी अभियुक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किया जाएगा। और लगभग यही चीज अनुच्छेद 22 भारत का संविधान, वहां भी लिखे। तो जब यह सेक्शन 57 में था तो इसे अनुच्छेद 22 में लिखने की जरूरत क्या है? ठीक है, इसमें से आपको यह समझ में आएगा कि कानूनों में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ती है। चीजें अपर्याप्त हो जाती हैं, इसलिए संशोधन की जरूरत पड़ती है। सेक्शन 57 सीआरपीसी, उसका पालन नहीं हुआ तो अधिकतम, ठीक है, क्या हो रहा है कि आयोग के विरुद्ध कार्रवाई हो जाएगी और अभियुक्त व्यक्ति छूट जाएगा। ठीक है, लेकिन सेक्शन 57 का प्रोटेक्शन हासिल किसे है? अभियुक्त व्यक्ति को, ये नागरिक को हासिल नहीं है। जबकि नागरिक को हासिल होना ये प्रोटेक्शन और ज्यादा जरूरी है। अरे अभियुक्त पर कम से कम आरोप तो है अपराध करने का। जो नागरिक है भारत का, उस पर तो आरोप भी नहीं है, और अगर उसे गिरफ्तार किया जाए अपराध के आरोप पर न हो, क्योंकि अपराध के आरोप पर गिरफ्तार होगा तभी तो अभियुक्त होगा। अगर उसे गिरफ्तार कर लिया, निवारक निरोध में गिरफ्तार किया, वो बात अलग है। ठीक है, लेकिन अगर उसे यूं ही गिरफ्तार कर लिया तो उसे छुड़ाने के लिए
सीआरपीसी कोई व्यवस्था नहीं कर रही। भाई उसके लिए तो कुछ और चाहिए, इसलिए सीआरपीसी में सिमिलर प्रोविजन होते हुए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अनुच्छेद 22 के रूप में, ठीक है, एक प्रोविजन फंडामेंटल राइट के तौर पर इनेक्ट किया। यह जरूरत डिनोट करता है, समय के साथ ऐसी जरूरतें पैदा होती हैं जो विधियों में संशोधन की आवश्यकता इसको पैदा करती है। आप देखेंगे अनुच्छेद 21, उत्तर जोगिंदर सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इस मुकदमे में कहा, इसके अलावा अन्य कई मुकदमे जिनमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने लगातार यह बात बोली है कि स्पीडी ट्रायल अभियुक्त का फंडामेंटल राइट है, लेकिन चूंकि प्रक्रिया की विधि में इससे संबंधित कोई प्रावधान थे ही नहीं, इसलिए प्रक्रिया में जो देरी लग रही थी वो सच जारी थी। हालांकि आप देखेंगे पुरानी सीआरपीसी ये लिखा हुआ है, कहां, सेक्शन 173 कि इस अध्याय के अधीन जो चलने वाले अन्वेषण हैं उन्हें यथासंभव शीघ्रता के साथ पूरा किया जाएगा और संबंधित ढंग की भाषा विचारण के संबंध में भी लिखी है कि अनावश्यक विलंब के बिना, ठीक है, चीजें समाप्त की जाएंगी। लेकिन स्टेट की ओर से कानूनी तौर पर कोई ऐसे प्रावधान मौजूद नहीं है पुरानी सीआरपीसी में जो स्पीडी ट्रायल को सुनिश्चित करते हो, ठीक है ना। जब फंडामेंटल राइट, भाई अगर अनुच्छेद 21 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट है किसका, अभियुक्त का, स्पीडी ट्रायल, तो फंडामेंटल राइट की अवेलेबिलिटी इसको सुनिश्चित करना ये किसका काम है, ठीक है। हम लोग बार बार बात करते हैं कि सरकार एक बड़ी चीज होती है, स्टेट एक बड़ी चीज होता है, उससे अपेक्षा यही नहीं होती है कि वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन ये न करे, उससे अपेक्षा यह भी है कि वो फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन ये भी सुनिश्चित करे, क्योंकि स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये फॉलो होना चाहिए। लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये फॉलो करना तो मजबूरी है, जो कुछ फॉलो करना आपकी मजबूरी है, अगर वो आप फॉलो कर रहे हो तो आप एक अच्छे आदमी हैं, ये क्यों कहे जाओ। आप एक अच्छे आदमी तो तब हो कि आप वो फॉलो करो जो आपको फॉलो करना चाहिए, और कैसे फॉलो करो, जो भावना है फॉलो करने योग्य नियमों की है उनके मुताबिक आप, ठीक है, नियमों को फॉलो करो, ये आपके अच्छा होने का सबूत है। फंडामेंटल राइट का वायलेशन ये तो स्टेट कर ही नहीं पाएगा, और करेगा तो अनुच्छेद 32 है। लेकिन फंडामेंटल राइट की जो स्पिरिट है, अकॉर्डिंग टू दैट लेजिस्लेचर
और इस जो एग्जीक्यूटिव है और जो जुडिशियरी है, तीनों को व्यवहार करना चाहिए। हालांकि जुडिशियरी इसे फंडामेंटल राइट के संदर्भों में स्टेट नहीं मानते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 12 से उसकी डेफिनेशन लेंगे, लेकिन फिर भी भाग तो है ही। यानी हमारे कहने का जो तात्पर्य है, जुडिशियरी को भी यथासंभव प्रयास करने चाहिए कि स्पीडी ट्रायल सुनिश्चित हो। लेकिन चूंकि दंड न्यायालय वही अपराधों का विचारण करेगा और दंड न्यायालय की प्रक्रिया, इसको चलाने के लिए जो नियम कानून बने हैं उनमें अंतर्निहित शक्तियां दंड न्यायालय को, ठीक है, या यूं कहें विचारण करने वाले दंड न्यायालय को प्राप्त नहीं, वो उच्च न्यायालय को प्राप्त। लेकिन फिर भी जुडिशियरी को अपनी ओर से प्रयास ये करने चाहिए। लेकिन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, इन्हें तो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का काम ये करना ही चाहिए। अब जब लेजिस्लेचर को फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का काम करना चाहिए, तो सीआरपीसी में क्या प्रावधान होने चाहिए? यह प्रावधान होने चाहिए कि जल्द से जल्द ट्रायल खत्म हो, और केवल जिसे कहते हैं कि स्पीडी ट्रायल के लिए लिप सर्विस, या यूं कहें कि गाल बजाना, इसे छोड़कर कुछ वास्तविकता के धरातल पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आप 1973 की सीआरपीसी उठाओ, वहां भी प्रावधान है कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, और किस रूप में यथासंभव शीघ्र विचारण किया जाएगा। जोगिंदर सिंह में मैंडेट ये भी आ गया। जोगिंदर सिंह के अलावा अन्य बहुत सारे मुकदमे, उनमें भी मैंडेट आया कि स्पीडी ट्रायल फंडामेंटल राइट है। लेकिन क्या सीआरपीसी में कोई अमेंडमेंट हुआ जो धरातल पर सुनिश्चित करता कि स्पीडी ट्रायल हो? वो तो नहीं था। अब वो चीजें लाए। हम आपको यह बता रहे हैं कि अधिनियमों में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों हम सीआरपीसी से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तक आए। ठीक है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट एंड रीजन? उद्देश्य क्या है, कारण क्या है? क्या लोगों को परेशान करना यह नियत है कि साहब पुरानी याद कर ली थी, नई वाली याद नहीं कर पाएंगे इसलिए बदल दो? ये नियत तो नहीं हो सकती, और अगर है तो गलत है, क्योंकि काम सुविधा के लिए है, ये होता है। काम दुविधा ये उत्पन्न करने के लिए तो नहीं होता। तो इसका मतलब यह हुआ कि कुछ है जिसे अचीव करने के लिए सीआरपीसी अमेंड करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाई है। क्या किया आगे हम लोग देखेंगे। जब सीआरपीसी पढ़ना शुरू करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसमें अब उन्होंने जो प्रावधान किया है कि वो सम्मन की तामील इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ये भी हो सकेगी। अब से पूर्व सम्मन की तामील कौन करेगा? पुलिस अधिकारी है। अब पुलिस अधिकारी के द्वारा या डाक से तामील, इन दोनों तरीकों से तामील में समस्याएं आती थी और लगातार ट्रायल डिले ये होता था। स्पीडी ट्रायल आप कहते हैं फंडामेंटल राइट, और धरातल पर आपके पास कोई योजना नहीं है,
जो स्पीडी ट्रायल को सुनिश्चित करे। भाई आप धरातल पर भी तो कुछ लाएंगे स्पीडी ट्रायल को सुनिश्चित करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है स्पीडी ट्रायल फंडामेंटल राइट। एज ए स्टेट लेजिस्लेचर की क्या जिम्मेदारी है, एज ए स्टेट एग्जीक्यूटिव की क्या जिम्मेदारी है? क्या सिर्फ इतनी कि फंडामेंटल राइट इसे हम वायलेट नहीं करेंगे? तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी यहीं तक मान रहे हैं तो आप लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये फॉलो कर रहे हैं, आप स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहां फॉलो कर रहे हैं? And if you are claiming that I am going to follow the spirit of the constitution, then in your procedure there should be a provision for the service of summons through electronic means, क्योंकि उनका सबूत यह भी आसान है और उनकी तामील लगभग 100% एक्यूरेसी के साथ होगी। और फिर नहीं आएंगे तो फर्दर प्रोसेस वारंट, ठीक है, आदेशिका 82, ठीक है, और आपका कुर्की के की जो आदेशिका है उन्हें जारी करने के लिए आधार, ये तो तैयार होगा। अभी तो कुछ हो ही नहीं पा रहा। और जबकि देश में अब इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से कम्युनिकेशन इतना बढ़ गया है कि लगभग 90% मामलों में प्रोसेस की तामील इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से हो सकती है। अच्छा, जिनमें नहीं हो सकती उनमें आप पुराना प्रोसेस, हम पुराना खत्म थोड़ी कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी कराई जाएगी। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से ही कराई जाएगी। ऐसे ही एविडेंस इसका लिखा जाना है। पुरानी सीआरपीसी आप देखेंगे तो अभियुक्त की उपस्थिति में, उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में ये तो होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन उतने स्पष्ट और ब्रॉड प्रोविजन, ठीक है ना, दृश्य श्रव्य माध्यमों से, इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से एविडेंस की रिकॉर्डिंग के संबंध में नहीं थे जितने अब हैं, ठीक है। जो नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये लाए, ठीक है ना, उसमें जितने ब्रॉड प्रोविजन ये लाए उतने पहले नहीं। आप देखें, ये ठीक है कि सेक्शन 154 सीआरपीसी ये कहता था कि whenever the SHO will receive the information in regard of the cognizable offense, he will write down in those books which are kept by him in the police station, ठीक है ना, ठीक है, इन राइटिंग। और अगर वो लिखकर सप्लाई की गई, ठीक है, तो जो लिखकर उसे दिया गया उसके आधार पर, और अगर मौखिक उसे सूचना दी गई तो भी उसे राइट डाउन करे। मीनिंग देयर भाई उसे राइट डाउन करना ये उसकी कानूनी मजबूरी थी। अब दो गड़बड़े जो लगातार देखी गई और जिन पर कई सारी फिल्में बनी। एक थाने में आप पहुंचे, आप उसे बता रहे हो कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के बारे में, वो कह रहा मेरी सीमा में नहीं है। थाने की सीमा में अपराध नहीं हुआ इसलिए हम दर्ज नहीं करेंगे, आप अमुक थाने में जाओ। जबकि कह क्या रहा है, कानून क्या कह रहा है, whenever the SHO will receive the information in regard of cognizable offense। कानून में यह नहीं लिखा है कि जब थाने का भार साधक अधिकारी अपने थाना क्षेत्र की सीमाओं में हुए
संज्ञेय अपराध की बाबत सूचना प्राप्त करे तो उसे लिखे, ऐसा नहीं कहता कानून। कानून कहता है कि जब कभी उसे संज्ञेय अपराध होने के संबंध में सूचना मिले, स्थान का जिक्र ही नहीं करता कानून। यानी अगर तमिलनाडु के एसएचओ को यह सूचना मिल रही है कि शाहजहांपुर में अपराध हुआ, तो कायदा यह कहता है कि तमिलनाडु के एसएचओ को वो इंफॉर्मेशन दर्ज करनी चाहिए। लेकिन चूंकि यह बात सीआरपीसी में धारा 154 में स्पष्ट शब्दों में नहीं लिखी थी, इसलिए एसएचओ कह देता था कि हमारे थाना क्षेत्र में थोड़ी हुआ, जहां हुआ वहां जाओ। लिखता ही नहीं था। अब एक समस्या यह हुई, दूसरी समस्या देखें। दूसरी समस्या यह है कि एसएचओ को इंफॉर्मेशन मिली कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में, कत्ल के संबंध में मिली तो लाश मिलेगी, अरे कुछ तो होगा। लेकिन छोटे छोटे अपराध, छोटे छोटे यानी जो दंड के दृष्टिकोण से छोटे हैं, किंतु संज्ञेय, तंग करने के लिए हमने एक झूठी सूचना एसएचओ को दे दी। अब एसएचओ कानून को मानने वाला है तो वो बेचारा दर्ज करे। उसके सामने ऑप्शन क्या है? 154 सीआरपीसी कह रही है कि यू मस्ट राइट डाउन, ठीक है, दैट इंफॉर्मेशन। जहां तक आप देखेंगे मजिस्ट्रेट को जो अधिकार 156(3) में मिला था, वहां तो उसे राइट टू डिस्क्रिप्शन था। मजिस्ट्रेट ये के संबंध में यह लिखा था कि इस अध्याय के अधीन किया जाने वाला अन्वेषण करने का निर्देश वह मजिस्ट्रेट भी दे सकता है जिसकी अधिकारिता के अंतर्गत वो थाना है जिस थाने की स्थानीय सीमाओं में अपराध का किया जाना अभिकथित है। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट को तो डिस्क्रिप्शन था, विवेक था कि वो चाहे तो अन्वेषण किए जाने के लिए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे और चाहे न दे। लेकिन एसएचओ के पास क्या था? एसएचओ तो लीगली बाउंड है, वो कुछ कर ही नहीं सकता। अगर उसे झूठी सूचना भी मिल रही है कॉग्निजेबल ऑफेंस होने की, कि वो दर्ज करे और अन्वेषण करे। और अन्वेषण जिसके खिलाफ चलता है वही ये जानता है कि अन्वेषण कितनी परेशान करने वाली और तनाव देने वाली प्रक्रिया है। बातें बनाना बड़ा आसान है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है वही जानता है। और एसएचओ निकम्मा है तो वो ये कह देगा हमारे थाना क्षेत्र में नहीं। कानून मानने वाला है तो हर एफआईआर दर्ज करे। अब दोनों ही स्थिति गलत है, दोनों ही पोजीशन गलत, और गलत है ये अनुभव में सिद्ध किया। बीसियों फर्जी एफआईआर दर्ज की गई और एसएचओ के पास कोई, ठीक है, विवेक का अधिकार ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकता, और 20 दर्ज नहीं की। दोनों स्थितियों का समाधान चाहिए, दोनों स्थितियों का समाधान। इसलिए आप देखेंगे, मेरा ख्याल है 173 होगी नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एफआईआर दर्ज करने की धारा। कितनी है? 173। यस, आप देखें बदला। अच्छा, और बदला, इससे पहले एक बात और कह दें कि इस पोजीशन को न्यायपालिका इसने भी अनुभव किया। ललिता, कुमारी ललिता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह ऑब्जर्व किया
कि वैवाहिक अपराध और कुछ कैटेगरीज के अपराध उन्होंने बताए थे कुमारी ललिता वाले मामले में, कि इन मामलों में पुलिस को इस संबंध में प्राइमरी जांच करने का हक होगा कि संबंधित अपराध किया गया या नहीं। इसका मतलब न्यायपालिका ने भी यह अनुभव किया कि सेक्शन जैसा लिखा है इसे वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यह बात प्रक्रिया विधि में बिना संशोधन के आ ही नहीं सकती। तो ये जो डेवलपमेंट हुए, ये जो अनुभव हुए, इन्होंने इस बात के लिए प्रेरित किया कि मॉस स्केल पर, अच्छा अब छोटे छोटे अमेंडमेंट करो तो रोज अमेंडमेंट ही करो, एक बार पूरी ओवरहालिंग ये कर दी जाए, ऐसा सोचकर सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये लाई गई, ठीक है ना। इस वजह से अच्छा फिर नाम, ठीक है, इसके भी अपने मतलब होते हैं, ठीक है। नाम भी ये बताता है कि सामने वाले की सोच कैसी है। आप देखें अन्वेषण की रिपोर्ट है तो वो पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। चूंकि 1898 में सीआरपीसी जब बनी तब देश स्वतंत्र नहीं था, ठीक है। पुलिस रिपोर्ट को नॉर्मली किस नाम से जानते हैं? चार्जशीट, जबकि चार्जशीट तो आ ही नहीं सकती, ठीक है। चार्ज कौन बनाता है? कोर्ट, ठीक है। और चार्जशीट जब आप बोले तो ऐसा लगता है कि सामने वाले ने अपराध किया है, प्रथम दृष्टया इसके सबूत मिल चुके हैं और अब उसे अपनी सफाई का अवसर ये देना है। और जबकि आरोप विरचना जब आप देखते हैं वहां क्या लिखा है कि आरोप विरचना क्यों होती है? इसलिए ताकि उसे यह खबर मिल जाए कि उसके ऊपर किन अपराधों का आरोप है। नाम मानसिकता शो करता है उनकी जिन्होंने नाम रखा है, ठीक है ना। पुलिस रिपोर्ट, ये तो पुलिस रिपोर्ट ही है, चार्जशीट तो नहीं है, लेकिन उसे चूंकि उनकी मानसिकता अंग्रेजों की भारतीयों के प्रति ठीक नहीं थी, इसलिए वो पुलिस रिपोर्ट को चार्जशीट कहते थे। इसका मतलब नाम ये सूचना देता है इस बात की कि हम कहीं ना कहीं दूसरों के गुलाम हैं, इसलिए नाम बदला गया। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, अब नाम से क्या प्रदर्शित हो रहा है? अब नाम उस क्रिमिनल लॉ की भावना को प्रदर्शित कर रहा है जिस भावना के साथ क्रिमिनल लॉ लागू किया जाता है। हम लोग एविडेंस पढ़ चुके हैं। एविडेंस क्या कहता है कि जो अभियुक्त होगा उसे हम निर्दोष मानेंगे। अभियोजन जो ये कहता है कि इसने अपराध किया वो साबित करे कि इसने अपराध किया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये हक किसे देती है? अभियुक्त को। किसकी सुरक्षा कर रही है? भारतीय नागरिक की। यानी जो क्रिमिनल लॉ की भावना है कि इनोसेंस ऑफ द अक्यूज प्रज्यूम होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग नाम यही हो सकता है, क्योंकि सीआरपीसी में जो विचारित होगा वो कौन होगा? भारतीय नागरिक। उसकी सुरक्षा के लिए प्रोविजंस हुए। लेकिन भारतीय नागरिक वो भी होगा जो कंप्लेनेंट होगा, ठीक है। तो आप जब प्रोविजन पढ़ेंगे तो देखेंगे ये भी लिखा है प्रोविजंस में कि अगर ये सचो ये फैसला लेता है कि वो इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा तो उसे सूचना देनी होगी कंप्लेनेंट को,
ठीक है ना। यानी कंप्लेनेंट जो कि भारतीय नागरिक है उसके हक की भी सुरक्षा, और अक्यूज जो भी भारतीय नागरिक है उसके हक की भी सुरक्षा, उसे करने के लिए यह संहिता इनेक्ट की गई। अब नाम यह बता रहा है, ठीक है। पहले क्या था, दंड प्रक्रिया संहिता। हम सारी प्रक्रिया क्यों चला रहे हैं, दंड देने के लिए। इसका मतलब इनोसेंस ऑफ द अक्यूज, ये हम सिर्फ कह रहे हैं कि इनोसेंस ऑफ द अक्यूज है, हम माने बैठे हैं कि जो हमारे सामने आया है इसे हम दंड देंगे, और उसे दंड देने के लिए हम प्रक्रिया चला रहे हैं, जबकि होली गलत। ये जो दंड विधि है उसमें जो अभियुक्त की स्थिति है उस स्थिति के विरुद्ध कॉन्सेप्शन है ये, ठीक है ना। दंड प्रक्रिया संहिता, इससे स्पष्ट क्या होता है, इससे क्या ध्वनित हो रहा है, इससे ध्वनित तो यह हो रहा कि सारी प्रक्रिया दंड देने के लिए चल रही है। इसका मतलब हमने उसे दोषी माना है, जबकि स्वर्णिम नियम क्या है आपराधिक न्याय प्रशासन का, हम उसे निर्दोष मानेंगे। अब सही स्थिति आई है। अब नाम क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। और हम आपको दिखा रहे थे 173। अब देखें क्या कह रहा है, संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तिला। अब देखिए बिल्कुल क्लियर कर दिया उन्होंने, उस क्षेत्र पर विचार किए बिना जहां अपराध किया गया है मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को दी जाएगी। अब वो चीज ले आए, उस समस्या का अंत कर दिया, ठीक है ना। और धारा 3 देखें, धारा 175 में अंतर्विश्व उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे किसी संज्ञेय अपराध को करने से संबंधित इत्तिला की प्राप्ति पर जिसमें 3 वर्ष या उससे अधिक का दंड है किंतु 7 वर्ष से अधिक नहीं है, थाने का भार साधक अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या 14 दिनों की अवधि के भीतर मामले में कार्रवाई करने के लिए प्रथम दृष्टया विद्यमान प्रारंभिक जांच संचालित करने के लिए या आगे जो भी है, अभी हम विस्तार से बातें नहीं कर रहे हैं, जो बात है वो हम आपको दे रहे हैं कि जो कमियां दृष्टिगोचर हुई आपराधिक न्याय प्रशासन में 1973 से, उनको दूर किया जाना यह जरूरी है। आप देखेंगे पहली सीआरपीसी देखें आप, एक सेक्शन जमानत का, विचारण में जमानत का जो चैप्टर है 436, 437, 438, 439, अपील में जमानत चाहिए तो उधर 389, रिवीजन में जमानत चाहिए 397, ठीक है ना। जिले से बाहर संबंध की तामील हुई है, संबंध कह गए, जिले से बाहर अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है वारंट पे, बेल चाहिए तो मेरा ख्याल है 87 था, शायद 87, 88 ऐसे सेक्शन था, 87 हो, 88 हो, 86 नहीं, 86, 87, 88, 85, 82, 83 के आसपास होगा, 82, 83 नहीं हो सकता, 82, 73, 81 होगा, क्योंकि 73 से वारंट का निष्पादन है ना, ठीक है। खैर सेक्शन वही बेयर हमें याद नहीं है, वो आप देख लेंगे, लेकिन आपको 80 से लेकर और आपको 82, 83 तक मिल जाएगा, जो भी है पुरानी सीआरपीसी में। तो भिन्न भिन्न जगहों पर जमानत प्राप्त करने के उपबंध ये दिए। अब सुविधाजनक क्या है कि जमानत के संबंध में सारे उपबंध एक स्थान पर हो जाए, ये सुविधाजनक है। तो ब्रॉडली इसको अमेंड किया और इसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से अधिनियमित किया। और जब आप इसका
ऑब्जेक्ट एंड रीजन, उद्देश्य और कारणों का कथन पढ़ेंगे। ऊपर तो उन्होंने वही लिखा कि दंड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम। भारत गणराज्य के 74वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है। यानी यह अधिनियम काहे के लिए पारित किया उन्होंने? समेकन और संशोधन। समेकन यानी पूरे हिंदुस्तान के लिए एक संहिता बना दी जाए, ठीक है। और आपका जो जरूरी संशोधन है, जो आपको जैसे अभी बताए जो जरूरी संशोधन है वो किए जा सके, उसके लिए ये उन्होंने पारित किया। अब एक चीज और, 1973 में जब बना तब जम्मू कश्मीर में 370 थी, वो खत्म हो गई। अब ये सारे प्रावधान जम्मू कश्मीर पर भी लागू। तो एक बार ओवरहालिंग करके पूरी ब्रॉडली अमेंडमेंट के साथ चीजों को इनेक्ट कर दिया जाए, ये ज्यादा उचित समझा गया। और इसलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसको 25 दिसंबर 2023 इसको इनेक्ट कर दिया गया। और ये इन्फोर्समेंट इसका कब से हुआ? 1 जुलाई 2024, ठीक है। इसके उद्देश्य और कारणों का कथन पढ़ेंगे तो सीधे कहता है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 भारतीय दंड संहिता और दांडिक अपराधों को शासित करने वाली किसी अन्य विधि के अधीन गिरफ्तारी, अन्वेषण, जांच और अपराधों के विचारण की प्रक्रिया को विनियमित करती है, ठीक है। ये तो ये लिखा है कि किन विषयों का विनियमन इस संहिता में किया गया, ठीक है। कहता है कि त्वरित और दक्ष न्याय प्रणाली सुशासन का अनिवार्य घटक है। यानी जो जटिल विधिक प्रक्रियाएं हैं उनको आसानी के साथ लागू करना और उसके लिए उपबंध करना, इसके लिए ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संशोधन के माध्यम से अधिनियमित करके लागू की गई, ठीक है। और ये इसकी जरूरत क्या थी? सीआरपीसी को अमेंड करने की, या सीआरपीसी को अमेंड करने की जरूरत क्या थी? यह प्रक्रिया विधि स्वयं जरूरी क्यों होती है? प्रक्रिया के बिना सारभूत विधि, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो प्रक्रिया विधि की आवश्यकता और प्रक्रिया विधि जो सीआरपीसी थी उसको संशोधित क्यों किया गया, इस विषय पर बात हुई। कल से हम लोग सेक्शंस पर बात करना शुरू करेंगे।